नमस्कार देवियों और सज्जनों। व्यालोकवाणी और बाबा की खरी खोटी इन दोनों चैनलों पर पिछले कुछ दिनों से हम लोग पंजाब में खालिस्तान के आतंक की चर्चा कर रहे हैं। कैसे शुरू हुआ, उसका पूरा इतिहास, पूरा भूगोल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पंजाब के एक और आतंक। लेकिन आज थोड़ा सा ब्रेक लेकर हम समय के पहिए को थोड़ा और ले जाएंगे 1947 में, और दद्दा हमें बताएंगे कि पंजाब में भी डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। हाँ, उसका प्रसार उतना नहीं हो पाया, वह उतना कातिलाना नहीं हो पाया, लेकिन तैयारी पूरी थी। दरअसल जनवरी फरवरी 1947 में मुस्लिम लीग ने पंजाब में भी तथाकथित आंदोलन किया था, जो कि जिहाद जिसे कह सकते हैं। उससे तत्कालीन सरकार गिर गई। वो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, अकालियों की थी और यूनियनिस्ट गठबंधन की थी। उसमें यूनियनिस्ट भी शामिल थे और उसके मुखिया थे खिजर हयात मवाना। वो सरकार गिरी, उसके बाद मुस्लिम लीग ने तांडव करना शुरू किया। तांडव बुरा शब्द है इस मामले के लिए। तांडव चूंकि हम लोगों का बहुत पवित्र और अच्छा शब्द है। मुस्लिम लीग का आतंक शुरू हुआ, लेकिन वह उस स्केल पर नहीं पहुंच पाया और इसको इस इतिहास की किताबों में भी जगह नहीं मिली। तो सीधे चलते हैं दद्दा, पंजाब का डायरेक्ट एक्शन डे। नहीं, व्यालोक जी, आपने 1947 वाले डायरेक्ट एक्शन डे की बात की। मैं 1984 के डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर रहा हूं। ओ सॉरी, मैं हाँ जी नहीं, आपने रेफरेंस बहुत अच्छा दिया है कि जो मंसूबा मुस्लिम लीग ने पाला था, मुस्लिम लीग तो पूरा नहीं कर पाई, पर खालिस्तानियों ने भी पाला था। आपको पता है कि एक बार भिंडरावाले के चेलों ने उससे पूछा कि ये थोड़ी सी बंदूकें, ये 4 ग्रेनेड लॉन्चर, 4 एलएमजी से आप इंडियन आर्मी का मुकाबला कर लेंगे? इंडियन आर्मी आपको 10 मिनट में एकदम मिट्टी में मिला देगी। तो आपको पता है भिंडरावाले ने जवाब क्या दिया था? और भिंडरावाले अपने चेलों को क्या कह के सांत्वना देता था? उसने कहा था कि मैंने पूरे पंजाब में बोल रखा है कि यदि भारतीय सेना ने दरबार साहब पे चढ़ाई की, हमला किया, घेराव किया, तो पंजाब में एक भी छल्ली राम बचना नहीं चाहिए। हिंदुओं को वो छल्ली राम कहता था। हाँ, हिंदुओं को छल्ली राम कहता था। और एक एक सिख के हिस्से 20-20 छल्ली राम आएंगे। मतलब एक को सिर्फ 20 छल्ली राम निपटाने होंगे। ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं बाकायदा। ये कोई हवा में कही हुई बात नहीं है। कल मैं एक बुजुर्ग सिख की, जिनकी उम्र रही होगी कम से कम 80 साल, उनका एक वीडियो देख रहा था। वो कहता है हमने संत जी को धोखा दे दिया, हम लोग उनकी आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने तो प्लानिंग बहुत अच्छी बनाई थी, मतलब हम अपने हिस्से के 20 छल्ली राम जो है निपटा नहीं पाए, नहीं तो खालिस्तान तो बन जाना था। अच्छा, आपको मालूम है प्लानिंग क्या थी? खुद मेरी पत्नी बताती है। मेरी पत्नी बताती है कि एक दिन हम सो के उठे तो हमारे घर के बाहर लाल पेंट से एक निशान लगा हुआ था, क्रॉस का ऐसे। और फिर खबरों में आने लगा कि पूरे पंजाब में सभी हिंदुओं की दुकानों, मकानों, शोरूम्स, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रीज पर वह निशान प्रकट होने लग गए। चर्चा होने लग गई, हिंदुओं में चर्चा होने लग गई। कल मुझे मेरे एक मित्र ने लुधियाना से फोन किया, वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं।
उन्होंने बोला बाबा जी आप जानते हैं कि मेरे पिताजी का सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ दिन रात का उठना बैठना था, उसने एक दिन बातों बातों में कह दिया कि कल को अगर तुम लोग न रहे तो इस दुकान को, मकान को, इस फैक्ट्री को तो मैंने ही संभालना है। तो कहते मेरे पिताजी हत्थे से उखड़ गए, ये बात तूने कैसे कह दी, ये तूने कैसे सोच लिया। एक एक हिंदू के मकान, दुकान, प्रतिष्ठान को चिन्हित कर लिया गया था। अच्छा, मेरी पत्नी बताती हैं कि इनके ऊपर जब वो लाल निशान लगाया गया तो इन्होंने वो खुरच के मिटा दिया, पर वो अब पेंट को अगर खुरचा जाएगा तो निशान तो रह जाएगा, तो निशान तो जी। तो इन्होंने बकायदा पेंट लाके लगाया, उसी कलर का चूना वापस लगा दिया जिससे कि वो निशान मिट जाए। थोड़े दिन बाद वो फिर निशान लग गया। तो इन्होंने पता लगाया कि इनका ही एक पड़ोसी वो निशान लगा रहा था। ये कब की घटना है, किस? ये है 1984 के, 1983 के लास्ट की। 1983 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में प्रत्येक हिंदू को चिन्हित कर लिया गया था। अच्छा, अब आजकल बड़ी चर्चा चल रही है ना, बड़े बड़े लंबे लंबे 6-6 घंटे के पॉडकास्ट भी अब आ रहे हैं पुराने लोगों के। तो वो कहते हैं कि अच्छा आखिर ये फेल हुए कैसे, प्लानिंग इनकी बहुत तैयारी थी। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, वो सिर्फ स्वर्ण मंदिर अमृतसर में नहीं हुआ था, 37 या 38 गुरुद्वारों पे एक साथ हुआ था जी। उनकी चर्चा ही नहीं होती है। और अमृतसर के अलावा जो प्रमुख गुरुद्वारे थे, एक पटियाले में हमारे एनआईएस के बहुत थोड़ी सी दूर पे है, 4-5 किलोमीटर, बस स्टैंड से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है गुरुद्वारा दुख निवारण साहब। वहां पर भी बकायदा आर्मी और पुलिस घुसी थी। वहां पर बताते हैं कि 28 या 30 या कितने ऐसे ही लगभग बॉडीज मिली थी। इसके अलावा 37 अन्य पूरे पंजाब के गुरुद्वारों में। तो इनको, इनकी जो प्लानिंग थी वो थी कि भाई अगर ये बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, गुरुद्वारों को घेर लेंगे। पर आर्मी ने समझदारी ये की सर कि एक तो पूरे पंजाब को सील कर दिया और पहले ही ऑपरेशन शुरू होने से 3 दिन पहले पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। जितने भी विदेशी देशी पत्रकार थे सबको अमृतसर से गाड़ियों में बैठा बैठा के दिल्ली पहुंचा दिया। बीबीसी का पत्रकार था मार्क टली, उस दिन जो है अमृतसर में ही था। मार्क टली की पुस्तक, सतीश जैकब और मार्क टली ने जो पुस्तक लिखी है, बड़ी फेमस पुस्तक है। तो वो बताते हैं कि हमको जबरदस्ती बैठा के जो है गाड़ी में, सब कार में, एम्बेसडर कार में पैक कर दिए, दिल्ली भेज दिए। और आर्मी ने पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि गांव में भी किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया। इसलिए वो जो होने वाला था ना डायरेक्ट एक्शन डे छल्ली राम वाला, उससे पंजाब बच गया। अब हम जरा आ जाते हैं वापस अपनी दिशा में। आज सुबह हमने जो चर्चा की थी कि भिंडरा वाला अकाल तख्त पे कैसे काबिज हो गया, तो पूरी की पूरी अकाली लीडरशिप स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद थी। बब्बर खालसा स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद थे, बब्बर जितने थे, और भिंडरा वाले के लोग, तो वो लोग सब सराय में और गुरु नानक निवास में थे। ये अकाल तख्त पे काबिज हो गया। पर इनके पास तब तक हथियार छोटे थे, सिर्फ AK-47 राइफलें,
कंबाइंस, 10 गन्स। तो हुआ क्या कि दहशत का यह आलम था कि एक डीआईजी थे मिस्टर अटवाल, वो माथा टेकने मुफ्ती में, मतलब सिविल ड्रेस में दर्शन करने स्वर्ण मंदिर आए, और स्वर्ण मंदिर से दर्शन करके जब बाहर निकले तो ठीक अकाल तख्त के सामने उनको गोली मार दी। वो ऑन द स्पॉट मर गए। ये घटना है सुबह 11 बजे की। पंजाब पुलिस का डीआईजी था। 11 बजे, शायद सुबह 11 बजे के आसपास की घटना है। शाम तक डेड बॉडी उठाने कोई नहीं आया था। पंजाब पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि डेड बॉडी उठा ले। फिर ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली से फोन आया, लौंगोवाल से बात हुई, लौंगोवाल ने कहा जी मेरे बस का नहीं है। फिर जो अमृतसर का डीसी था उसने अकाल तख्त में फोन किया और भिंडरावाले से हाथ पैर जोड़े सरकार ने कि सर प्लीज डेड बॉडी तो उठा लेने दीजिए। तब जाके 5 या 6 घंटे बाद डीआईजी अटवाल की डेड बॉडी उठा पाई थी सरकार। ये आलम था। आगे सुनिए। टोटल लॉलेसनेस हो चुकी थी, प्रशासन नाम की चीज नहीं थी पूरे पंजाब में, और हिंदुओं की चुन चुन के किलिंग्स हो रही थी पूरे पंजाब में। तभी क्या हुआ कि एक बार जनरल सुबेग सिंह, कुछ लोग उसका नाम शाहबेग सिंह बताते हैं, कुछ सुबेग सिंह बताते हैं, आर्मी का वेटरन था, मुक्ति वाहिनी का वेटरन था, आर्मी में शायद लेफ्टिनेंट जनरल था, बांग्लादेश लिबरेशन में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बड़ा अच्छा, बड़ा जाबाज अफसर था। उसका पता नहीं क्या विवाद हुआ, वो विवाद आज तक जो है उस पर बहुत कम जानकारी मिलती है। सेना से क्या हुआ, इंदिरा गांधी किस बात पे नाराज थी, कुछ हुआ, उस पे जो है 7-8 आरोप लगा के उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। उसके लिए आर्मी में एक वर्ड है कैशियर्ड। ही वॉज कैशियर्ड फ्रॉम द सर्विस। उसमें क्या होता है कि सब कुछ जब्त हो जाता है, नौकरी चली जाती है, सब कुछ जब्त हो जाती है, यहां तक कि पेंशन भी चली जाती है। तो उसने प्लीड किया अपना केस, ट्रिब्यूनल में गया, कोर्ट में गया, कोर्ट से वो सभी केसेस से बरी हो गया, सभी केसेस से बरी हो गया बाइज्जत। परंतु पेंशन उसकी बहाल नहीं हुई, नौकरी वापस नहीं मिली। अच्छा, रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ये हुआ था, एकदम ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, और पेंशन उसकी बहाल नहीं मिली। तो जब वो मुकदमे लड़ रहे थे तो वो रेगुलर, वो और उनकी पत्नी जो है वो आते थे, माथा टेकने, अरदास करते थे। तो किसी ने भिंडरावाले को उसके बारे में बताया, तो भिंडरावाले ने कहा कि मुझे उससे मिलवाओ। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, शाहबेग सिंह ने खुद भिंडरावाले को अप्रोच किया। तवलीन सिंह ने लिखा है, और तवलीन सिंह ने एक इंटरव्यू में भी बताया है कि मैं खुद जब मत्था टेक हरिमंदिर से आप गई थी तो अमृतसर के कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया कि वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर रहा है और उसके साथ गलत हो रहा है, और वो खालिस्तानियों के हाथ का खिलौना बन जाएगा, अगर उसको हम चाहें तो अभी भी संभाल सकते हैं। तो तवलीन सिंह, देखिए व्यालोक भाई, बहुत मजेदार पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट। तवलीन सिंह ये कहती हैं कि मैं दिल्ली वापस आई और आते ही स्पेशली राजीव गांधी से मिलने गई।
और राजीव गांधी जी। को मैंने पूरा केस बताया कि आई थिंक यू शुड डू समथिंग, और शाहबेग सिंह को हमें उसकी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, किसी तरह आप इंटरफेयर कीजिए, क्योंकि वो आदमी खालिस्तानियों के हाथ का खिलौना बन जाएगा। ये तवलीन सिंह बोलती हैं। एक मिनट रोकूंगा आपको, इसलिए क्योंकि दर्शकों आपको लग सकता है कि ये तो आपने कल भी बात सुनी थी, और दद्दा ने पहले ही कहा है कि कई बातें ओवरलैपिंग लगेंगी, कई बातें ऐसा होगा, कुछ एक बातें जो लगेगा, जैसे तवलीन सिंह वाला किस्सा पिछले एपिसोड में भी आपने, लेकिन अच्छा, अब असल में उसका सिरा जोड़ने के हाँ, लिए फिर से ये किस्सा बताना जरूरी था, इसलिए ये किस्सा यहाँ बताया गया। अब आगे सुनिए जी। तो शाहबेग सिंह ने भिंडरांवाले को ये एश्योर करना शुरू किया कि तुम अकाल तख्त को फोर्टिफाई करो, किलेबंदी करो, और भारतीय सेना से हम लड़ लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम कितने दिन लड़ लेंगे। तो इनकी दो प्लानिंग थी, आईएसआई ने और पाकिस्तान ने इनको यह एश्योर किया था कि हम जब भारतीय सेना हमला करेगी ना, तो हम खालिस्तान की घोषणा कर देंगे और पाकिस्तान उसको मान्यता दे देगा, और जैसे ही आर्मी एक्शन करेगी उधर से पाकिस्तान घुस आएगा, तो आर्मी जो है फिर स्वर्ण मंदिर छोड़ के पाकिस्तान बॉर्डर पे चली जाएगी। तब तक हमारा डायरेक्ट एक्शन डे छल्लीराम वाला शुरू हो जाएगा। इसलिए हम, तो शाहबेग सिंह ने कहा कि ठीक है, तब हम 3-4 दिन तो संभाल ही लेंगे, अगर आर्मी को बॉर्डर से प्रेशर आ जाएगा तो। सर, दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। न पाकिस्तान बचाने आया, न डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इतने हथियार कहां से आए, और जब हथियार आ रहे थे तो क्या इंदिरा गांधी को पता नहीं था, जिला प्रशासन को पता नहीं था? क्या जिला प्रशासन क्या कर रहा था? यह भी बड़ी सोचने वाली बात है। एक बहुत पॉपुलर चर्चा पूरे पंजाब में चलती है, कई पुस्तकों में उसका जिक्र है। जनरल बुलबुल ब्रार, केएस ब्रार ने जो पुस्तक लिखी है उसमें भी उसका जिक्र है, शायद मार्कटली वाली पुस्तक में भी उसका जिक्र है। वो बताते हैं कि जो लंगर हॉल था, वहां पे जो लंगर चलता था, उसके लिए राशन आता था ट्रकों में। तो मैंने इसका भी जिक्र किया है क्या पिछले उसमें? आप बताइए। नहीं नहीं किया है, असल नहीं में किया है। मैं चूंकि आजकल कई चैनल्स पे ये चर्चाएं कर रहा हूं, तो वो सब ओवरलैपिंग गड्ढमड हुआ पड़ा, नहीं नहीं, मुझे ये आप याद नहीं जहां रहता। आप जहां करेंगे मैं टोक दूंगा। चलिए आप आगे बढ़ते जाइए जी। तो एक ट्रक आया साहब, उस ट्रक में ऊपर घी के कनस्तर, उसके नीचे आटे की बोरियां लदी हुई थी। सीआर पूरा बड़ा वाला ट्रक था। सीआरपी ने वो ट्रक रोक लिया परिसर के बाहर। तो उन्होंने पूछा, खोल के दिखाओ। बोला जी राशन है। बोला नहीं, पूरा आटा और घी के डब्बे उतारो। तो एक थोड़ा सा क्लैश शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने अपने हायर अप्स को संपर्क किया कि साहब ये ट्रक आया है और हमें लगता है इसके अंदर हथियार है। सर, ट्रक 4 घंटा रुका रहा। अमृतसर के जिला प्रशासन ने, अच्छा, राष्ट्रपति शासन लग चुका था। राष्ट्रपति शासन तो ढिलवा में जब पहली जो हिंदुओं को उतार के बस किडनैप करके जो गोलीबारी हुई थी, 6 हिंदू या 7 मरे थे उसमें, तभी जो है राष्ट्रपति शासन हटा लगा के दरबारा सिंह की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया था।
तो दिल्ली से 4 घंटे बाद मैसेज आया कि ट्रक को जाने दो, और वो ट्रक स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर चला गया। और उसके अंदर बताया जाता है कि AK-47 रॉकेट लॉन्चर्स और LMG गन्स थी। इस तरीके से अब लोग एक सवाल पूछते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी ने ये नौबत आने क्यों दी कि इतनी जबरदस्त किलेबंदी शाहबेग सिंह जब स्वर्ण मंदिर की कर रहा था तब सरकार सोई हुई थी। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी घटना हुई 1 जून के बाद। लोग कहते हैं ना कि क्या सरकार ने वाकई दरबार साहब पे हमला किया, तो खुद खालिस्तानी आइडियोलॉग्स, खुद सिख डायस्पोरा सिख लोग ये एक बात कहते हैं कि नहीं, भिंडरावाले ने सरकार को मजबूर किया कि वो हमला करे। ऐसा बताया जाता है कि 1 जून के आसपास अंदर से कुछ आतंकवादी निकले और उन्होंने 8 CRPF वालों को किडनैप कर लिया। और उनको अंदर ले जाके मार दिया गया। DIG अटवाल की हत्या पहले ही हो चुकी थी। एक और शायद BSF के DIG थे, कौन थे, वो भी दर्शन करने गए थे, उनको गोली मारी गई थी, उनके जबड़े में गोली लगी थी, मैं उनका नाम भूल गया हूं। तो कहते हैं स्वर्ण मंदिर परिसर से जानबूझ के भड़काने वाली, उकसाने वाली कार्यवाहियां की जा रही थी, जानबूझ के। सरकार को यह मजबूर किया जा रहा था कि वो एक्शन ले। फिर ऐसा बताया जाता है कि अचानक, जैसे ये जनरल KS बरार ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैंने वो पुस्तक कई बार पढ़ी है। जनरल बरार लिखते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीधे आर्मी को एक्शन के लिए भेजना पड़ा। जनरल बरार ने बड़े विस्तार से अपनी पुस्तक में ये लिखा है। जनरल बरार बताते हैं, जनरल बरार ने शादी लेट की थी, तो वो अपने हनीमून के लिए मनीला जाने वाले थे, फिलीपाइंस। टिकट्स बुक हो चुके थे, होटल्स बुक हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। सुबह उनको मेरठ में वो पोस्टेड थे, मेरठ से उनको दिल्ली निकलना था, दिल्ली से उनकी अगले दिन फ्लाइट थी। तो शाम 1 दिन पहले उनको मैसेज आया कि तुरंत दिल्ली आओ। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बस मैं ये मीटिंग अटेंड करके आज सुबह मैं मेरठ से दिल्ली जा रहा हूं। मैं मेरठ से दिल्ली 70 किलोमीटर है, तो मैं ये मीटिंग अटेंड करूंगा, मीटिंग से मैं 12-1 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, शाम की मेरी फ्लाइट है, तो तुम सुबह जो है टैक्सी से अपना सामान वामान लेके पहुंचना, मैं सीधे एयरपोर्ट पे आ जाऊंगा। तो जनरल बरार लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि मैं, जी आप कई बार दोनों पुस्तकों का नाम बता दीजिए, जैकब वाली, टली वाली, और उसका जनरल बरार वाला भी, ताकि हमारे दर्शक अगर चाहे तो उसको पढ़ सके, ले सके। वो मुझे गूगल पे जो है, गूगल पे मैं अभी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, तो आप, मैं गूगल पे जो है, या आप बैठे बैठे जरा सर्च कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं तो है। जी आप बताएं। तो जनरल बरार मीटिंग में गए, तो जनरल बरार को बोला करा कि बेटा तुम्हारी छुट्टी हो गई है कैंसिल, और तुम अपनी रेजिमेंट और अपना ब्रिगेड मूव करके अमृतसर पहुंचो। कहते मैंने अपनी पत्नी को जब ये खबर दी तो वो बहुत नाराज हुई मेरे पे, निराश हुई, बिकॉज वी वर गोइंग ऑन आवर हनीमून ट्रिप।
और कहते हैं फिर मुझे वहीं से, दिल्ली से मैं वापस मेरठ आ ही नहीं पाया, वहीं से मुझे जो है सीधे अमृतसर एयर ड्रॉप कर दिया गया। और कहते हैं आर्मी को सिर्फ 1 या 1.5 दिन का मौका मिला था तैयारी करने का। तो जनरल, हालांकि ये जी दोनों किताबें हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी, ये 1993 में लिखी थी जनरल के.एस. बरार ने, और मार्क टली और सतीश जैकब ने अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल, ये बैटल, यस। 1985 में लिखी थी। ये दोनों किताबें अगर आप चाहेंगे तो अमेजन वगैरह पर मिल जाती है, पढ़िए, इजीली बड़ी अच्छी अवेलेबल। किताब। तो हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार पे तो हम पूरा एक एपिसोड करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो आखिर जी। अचानक आनन फानन में इंदिरा गांधी जो अब तक सोई हुई थी, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार करना क्यों पड़ा? तो जनरल बरार ये लिखते हैं कि इंदिरा गांधी के पास एक मैसेज आया यूएस से कि मैडम कहां सोई हुई हो, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने और 1-2 और कंट्रीज ने खालिस्तान को मान्यता दे दी है और कल खालिस्तान की घोषणा हो जाएगी और ये 4 कंट्रीज उसको मान्यता देने जा रही हैं। तो फिर इंदिरा गांधी के हाथ पांव फूल गए और उसने जो है, और इंदिरा गांधी को आईबी की रिपोर्ट थी कि डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी हो चुकी है और पूरे पंजाब में हिंदुओं के सामूहिक कत्लेआम का खाका तैयार हो चुका है। कहते हैं फिर इंदिरा गांधी के हाथ पर फूल गए, उसने तुरंत, तो आर्मी ने, उन्होंने बोला कि जो जनरल सिन्हा थे, नहीं जनरल वैद्य थे, जो इस वक्त आर्मी जी चीफ थे, वो जनरल वैद्य थे, एएस जी वैद्य। बाद में उनका भी असैसिनेशन किया इन्होंने पूना में। तो जनरल वैद्य ने मना किया था इंदिरा जी को कि देखिए आप जो बोल रही हैं कि हृदय में श्रद्धा, झुके हुए सिर लेकर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करना है, कहता जी हमारी आर्मी नंगे पैर हृदय में श्रद्धा और झुके हुए सिर लेकर लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं है। वी आर ट्रेंड टू किल एंड वी आर ट्रेंड टू किल एनिमी, वी आर नॉट ट्रेंड टू किल आवर ओन पीपल and we are not trained to attack religious places. तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, ये देश की रक्षा के लिए आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्या और कोई उपाय नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, और एक चीज और थी, रात को ऑपरेशन शुरू करो, सुबह 5 बजे से पहले खत्म करो, क्योंकि सुबह 5 बजे नहीं तो गांव गांव से लोग पैदल अगर निकल जाएंगे तो हम उनको रोक नहीं पाएंगे। इंदिरा गांधी ने ये चेतावनी दी थी कि अगर गांव गांव से लोग पैदल निकल पड़ेंगे तो आर्मी कितने लोगों को रोक लेगी, कैसे रोक लेगी लाखों लोगों को? और बात भी सही थी। तो फिर जनरल सुंदर जी को बुलाया गया और जनरल के.एस. बरार, जनरल सुंदर जी, लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा, ये 3-4 आर्मी कमांडर्स ने मिलकर पूरी, ऐसे इनके पास देखिए आर्मी जब कहीं लड़ने जाती है तो उसके पास पूरे नक्शे होते हैं। तो उन्होंने बोला साहब हमें जहां लड़ना है वहां का नक्शा तो दो। आर्मी के पास कोई नक्शा नहीं था, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, स्थानीय लोगों, पीडब्ल्यूडी को बुलाया गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वहां बिजली, पानी, ये वो इन सब चीजों का, सीवरेज का इंतजाम करती थी। उसने बोला हमें नक्शा बताओ कहां से है, कैसे क्या है। तो आर्मी को प्रिपरेशन करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, जबकि आर्मी कहती थी कि नहीं हमारे पास और भी बहुत, सीज, आर्मी का एक तरीका होता है घेराबंदी, जो कि बाद में की गई। अगर आपको ध्यान होगा 1984 के बाद 1986 में एक ऑपरेशन और हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, उसमें भी आतंकवादियों को इसी तरह घेर के बाहर निकाला गया था।
और उसकी प्लानिंग सब डोभाल साहब ने बनाई थी। उसमें आर्मी को प्रवेश नहीं करना पड़ा था, एनएसजी कमांडोज को, अपने आप ये लोग बाहर आ गया था क्योंकि बिजली पानी काट दिया था। उसका बड़ा घृणित इतिहास है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज 30 मिनट हो चुका है, मैं भी बोलता बोलता थक गया हूं। तो कहने का यह मतलब है कि भिंडरावाले ने इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया कि वो दरबार साहब पर मिलिट्री अटैक करे, और मिलिट्री बिल्कुल नहीं चाहती थी अटैक करना, पर मिलिट्री को भी दबाव डालकर मजबूरन तैयार होना पड़ा दबाव में आके, और उन्होंने वो मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसकी बहुत भारी कीमत इस देश को चुका। और इसके लिए एकमात्र व्यक्ति जो जिम्मेवार है वो थी इंदिरा गांधी और संजय गांधी और भिंडरावाले। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जी, लेकिन कई दर्शकों की ये मांग है, पुरजोर मांग है कि हम लोग अब ये 30 मिनट का ब्रैकेट न रखें। और दर्शकों, हम उसको समझते हैं, लेकिन आज चूंकि दद्दा बहुत जगहों पर बोले हैं और बहुत व्यस्त रहे हैं, इसलिए इनको हमने कहा है कि ठीक है, अभी आज इस एपिसोड के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन अगला एपिसोड भी हम करेंगे, उसमें समय सीमा बढ़ाई जाएगी, आप निश्चिंत रहें। और आप सभी से आग्रह है, दोनों ही जगहों पर जो भी लोग इसको देख रहे हैं, कि इसको लाइक और शेयर करेंगे तो ये बात आगे तक बढ़ेगी, क्योंकि हम सतलज नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको इतिहास से अवगत कराने का हमारा ये छोटा और विनम्र प्रयास है, और इसको अब आप लोग ही आगे बढ़ाएं। दादा, आप प्लीज कंक्लूड करें। तो आज हमने ये बताया कि वो कौन सी परिस्थितियां थी और किन परिस्थितियों में आर्मी को मजबूरन ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पे विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले और बहुत सारी परिस्थितियां थी कि कितनी जबरदस्त एनआरकी और गुंडागर्दी का क्या आलम था। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर सैकड़ों क्रिमिनल्स कमरों पे कब्जा करके, वहां क्या क्या चल रहा था। वहां एक उन्हीं भिंडरावाले के ही दो चेले आपस में एक लड़की को लेकर लड़ गए, और उस लड़की को एक भिंडरावाले के चेले की उसी मंदिर परिसर के बाहर एक चेले ने दूसरे की हत्या कर दी। दोनों पक्के दोस्त थे, और फिर भिंडरावाले के लोगों ने उस लड़की का अपहरण करके अकाल तख्त के अंदर ले गए, और उसको किस तरीके से टॉर्चर करके मारा है इसका वृतांत कई लोगों ने, 20 लोगों ने किया। अमरिंदर सिंह ने इसकी चर्चा विधानसभा में की। ये सब हुआ है अकाल तख्त में। तुम कहते हो ना अकाल तख्त की मर्यादा इंदिरा गांधी ने भंग की, ये किसने की? उस लड़की की क्या कहानी थी, कैसे भिंडरावाले के दो चेले उसके पीछे लड़े और क्या क्या हुआ, और उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कंकाल निकले हैं, कैसे कैसे अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में बोला है कि वहां पे एक लड़की की लाश, एक महिला की लाश बरामद हुई थी, उसका गला उसकी ही पैंटी से घोट के मारा गया था उसको, उसके अंडरवियर से, और वो लाश अकाल तख्त से निकली थी। इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो इंदिरा गांधी नहीं है इसके जिम्मेवार। तो ये सब चर्चाएं अगले एपिसोड्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।